जस्ट ब्रेक इट, इंटर ऑपरेट एबिलिटी। ओके, इंटर ऑपरेटेबिलिटी क्या होता है बेसिकली कि जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर बना है, लेट्स से कि यू हैव डेवलप्ड फेसबुक मोबाइल ऐप, ठीक है। सो अब ये फेसबुक आप देखोगे, सो ये एंड्रॉयड का अलग वर्जन आता है, iOS का अलग वर्जन आता है, राइट? यस सर। वाई? क्योंकि जो फेसबुक एप्लीकेशन ऐप बनाया वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकता है। अगर वैसा बनाना होगा तो ये बहुत कॉस्टली होगा, ये बहुत ही कॉस्टली होगा। मतलब जो काम आप अगर कह लो कि $1 लाख में आप करते हो, वो करने में आपको कम से कम 10 से 12 लाख डॉलर का कॉस्ट आएगा, R&D में ही इतना खर्च हो जाएगा। सो दैट, अब ये क्या किया फेसबुक ने, दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम बना दिया, अलग अलग सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, ये जो हुआ, दिस इज द वन पार्ट कि दिस इज द इंटर ऑपरेटिबिलिटी। दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट इंटर ऑपरेटिबिलिटी, ये उस फीचर से इक्विप नहीं है। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होता है, स्पेशली अब वेब एप्लीकेशन किस किस लैंग्वेज में बनता है, जैसे .NET में बना, PHP में बना, जावा में बना, मेजरली यही चलता है, ठीक है, या C#.NET आप कह लो, तो मेजरली यही होता है। अब .NET जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन हमेशा सर्वर पे चलता है, राइट? सो .NET एप्लीकेशन जो होगा ये हमेशा विंडो सर्वर पे ही चलेगा, ऑलवेज। PHP भी विंडो सर्वर पे चलेगा। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ना, MS विंडो 10 या 11, सेम उसी तरह सर्वर भी एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर एप्लीकेशन चलता है। सर PHP के लिए वो जो होता है लाइनेक्स सर्वर पे होस्ट होती है वेबसाइट। हाँ सॉरी, एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। देखो, लाइनेक्स सर्वर, विंडो सर्वर और लाइनेक्स, ठीक है। दोनों। लेकिन जावा बेस्ड एप्लीकेशन जो है ना, ये आप किसी भी सर्वर पे रन कर सकते हो, एनी सर्वर। इसमें कोड कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको कुछ भी कोड चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे क्यों? क्योंकि जावा जो रन होता है ना, आपने नाम सुना होगा JRE और JDK। सो JRE, जावा रन टाइम इंजन इसे बोलते हैं, ठीक है। ये अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो इस पे आपका कोड रखा हुआ है, उस कोड को यही समझेगा। और JRE इतना स्मार्ट होता है कि आप कोई भी सर्वर रखोगे तो उसके सर्वर क्या है, बेसिकली उसका कोड है कुछ जिसके साथ उसकी ट्यूनिंग बैठ रही है, राइट? वो अपने आप उसकी ट्यूनिंग बना लेता है, वो JRE, वो इतना स्मार्ट है। तो जावा बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको इंटर ऑपरेटिबिलिटी फीचर होता है। इसमें आपने बनाया एप्लीकेशन, विंडो सर्वर पे भी आप रन कर रहे हो, लाइनक्स पे भी रन कर सकते हो, किसी भी सर्वर पे आप रन कर सकते हो। So this is the one part of interoperability. Now just take another example. उसे लोग कुछ कंफ्यूजन में ना कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं। उसे कुछ लोग कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं, राइट? बेसिकली वो कंपैटिबिलिटी है नहीं। वो होता क्या है, एक सेकेंड, टाइम दो, एक सेकेंड। वो होता क्या है बेसिकली, मान लो आपके पास पेटीएम है मोबाइल में इंस्टॉल्ड, ठीक है, पेमेंट आप करते हो। अब पेटीएम अगर ये बोले कि अच्छा आप पेटीएम यूज कर रहे हो ना, तो फोन पे आप हटा दो,
गूगल पे हटा दो, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, पेटीएम को ही हटा दोगे। जी। राइट, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरऑपरेटेबिलिटी, कि मेरा एक सिस्टम, सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम ऑल्सो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, बट इट डजंट मीन कि एक सिस्टम बोले कि नहीं, आप एक मशीन में एक ही टाइप का सिस्टम यूज कर सकते हो। सो इट्स, ये सुनने में लगता है कि थोड़ा कंपैटिबिलिटी इश्यू है, बट दिस इज नॉट अ कंपैटिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग्स। ये भी है इंटर ऑपरेटिबिलिटी, कि वो मेरा सिस्टम एज ए इंडिविजुअल रन करे, उसे दूसरे सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी सर इंडिपेंडेंटली रन करे। इंडिपेंडेंटली। हाँ, अब आपके सिस्टम में फोन पे भी है, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है। तो पेटीएम जब आप यूज करना चाहो पेटीएम यूज करो, पेटीएम कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करे आपको। फोन पे यूज करना चाहते हो फोन पे यूज करो, कभी भी वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करे आपको कि दूसरा ऐप क्यों है इंस्टॉल, पेमेंट ऐप। यस सर, बट हाँ सर, कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसके लिए हमें हटानी पड़ती हैं कुछ एप्लीकेशंस। सही है सर। से एक था एप्लीकेशन एनीडेस्क। या सर बिल्कुल सही, हाँ एनीडेस्क। एनीडेस्क के साथ क्योंकि कुछ स्कैम होने लगे थे, तो लोगों ने बोला कि पेटीएम से ही ज्यादा स्कैम हो रहा था, कि एनीडेस्क पे लोग को उसका एक्सेस लेके और पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर। सो उन्होंने क्या किया फिर, कि एनीडेस्क, जैसे मैं आपका अगर एक्सेस करता हूं तो आपके पास एक्सेस करने के लिए कुछ बचता नहीं है, वहां पे आप कंट्रोल मोबाइल से नहीं ले सकते। तो लोगों ने एनीडेस्क को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना शुरू किया। पेटीएम की तो कोई गलती नहीं थी, पेटीएम तो अपना ऐप चला रहा था। एनीडेस्क को ये फीचर देना चाहिए था कि यूजर के, मैं अगर अपने सिस्टम का एक्सेस या आप अपने सिस्टम का एक्सेस मुझे दे रहे हो, इट डजंट मीन कि आपने मुझे एडमिन बना दिया। अब मैं एक यूजर की तरह, जब भी आप चाहो तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। यस सर। तो एनीडेस्क ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका जो ड्रॉबैक था उसको इम्प्लीमेंट किया। आज के डेट में आप पेटीएम एनीडेस्क दोनों चलाओ अपने सिस्टम पे, राइट। सो और किनका क्वेश्चन था, विकास। सर एक चीज पूछनी फिर। सर हाँ, ये फिर इंटर ऑपरेटेबिलिटी और फिर कंपेबिलिटी जो बताया सर, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, फिर इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस रहता है? कंपैटिबिलिटी होता है ब्राउजर के ऊपर, कि जो आप मान लो कि आपने फेसबुक ओपन किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी सही चलना चाहिए, क्रोम पे भी सही आना चाहिए, जो भी इमेज है, सीएसएस है, जी सर। टेक्स्ट है, ये सब गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए दूसरे किसी तीसरे ब्राउजर पे। फायरफॉक्स पे भी सही आना चाहिए, सफारी पे भी आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। ओके सर। ठीक है, ठीक। ओके सर। विकास, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, इस पर दो टाइप होते हैं, जीयूआई और यूजेबिलिटी। राइट। और जी, और फंक्शनल टेस्टिंग जो हमारा रहता है उस पर हम लोग जैसे लॉग इन लॉग आउट हुआ, प्रीव्यू हुआ, ये टेस्टिंग करते हैं। बट अल्टीमेटली मेरे को तो ये दोनों सेम ही लग रहा है, क्योंकि जीयूआई के अंदर ही हम लोग लॉग इन लॉग आउट प्रीव्यू ऑप्शन चेक कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, जीवाई क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि एज्यूम करो आप, ये मेरा लॉगिन पेज है, ठीक है, ये यूजर आईडी है, ये पासवर्ड है, और ये ओके बटन है। यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, लॉगिन, ये सब कुछ सही काम कर रहा है। आप यूजर आईडी अपना डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, लॉगिन कर जा रहे हो, राइट। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल थिंग।
बट अगर ऐसा आपको लॉगिन पेज दिया जाए किसी एप्लीकेशन का जिसमें यूजर नेम्स लिखा हुआ है, यूजर और पासवर्ड्स लिखा हुआ है, स्पेलिंग एरर है, बटन के जो एडिट बॉक्स है, दिस एडिट बॉक्स, इसका साइज अलग अलग है, लॉगिन बटन का साइज कुछ और है, एंड लॉगिन एक साइड में लिखा हुआ है, आप यूज करोगे इसे? नो सर। फंक्शनली तो सही काम कर रहा है, बट यूआई में मिस्टेक है। यूआई में मिस्टेक है ना, उस मिस्टेक की वजह से आपका कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है, आप लॉगिन तो कर तब भी कर जा रहे हो, कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, लेकिन क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा ना इस सॉफ्टवेयर को लेकर। सर फेक लगेगा ऐसा। यस, स्पैम लगेगा कि आपका डेटा कैप्चर कर रहा है। यस सर। सो दिस इज कॉल्ड GUI टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके सर कितने टाइम का निकल गई क्लास? आपके पास घड़ी होगा ना सर? यस सर, यस सर। 8 बजे हम शुरू करते हैं और अभी क्या टाइम हो रहा है आप देख लो, 8:13। तो बस ठीक है सर, ओके। ना सर और कोई? हाँ सर आपने सर ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग बताया था, तो सर बेसिकली ब्लैक बॉक्स जो होते हैं सर, हम सब लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यस, करते हम हैं। यस वाइट बॉक्स जितने डेवलपर्स होते हैं उन्हें ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला यस जाएगा। यस ठीक है सर इट मीन्स कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पहले हो जाती है ऑलरेडी डेवलपमेंट के साथ। सी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ नहीं होती, डेवलपर को भी एक टेस्टिंग करना पड़ता है, अच्छा, एंड दैट इज कॉल्ड, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि डेवलपर कैसे करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ओके सर। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर। यस सर, एक छोटी सी मेरी क्वेरी है हम्म। सर। सर इसमें जैसे हम लोग की रिपोर्ट भी बनाते होंगे मैनुअल टेस्टिंग में, जो हमारी बग्स आती होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होती होगी, तो सर वो रिपोर्ट कहाँ से जनरेट करते हैं, कैसे करते हैं? मैनुअली करते हैं कि उसके कोई टूल्स का यूज करके करते हैं? जब टूल्स यूज करेंगे तो टूल्स जनरेट करके देगा हमें। मैनुअल टेस्टिंग में भी सर, यानी कि हमें टूल्स की मदद से वो हमारी जितनी भी हमारी रिपोर्ट होगी वो जनरेट हो जाएगी? यस यस यस, ठीक है यस सर, थैंक यू। ना। Parth, that this is not a HTML problem. बटन का साइज, it's not a HTML problem. I'm CSS not, प्रॉब्लम। this is developed. मैं अगर बोलूँ, देखो जावा अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, हाँ जी, तब HTML नहीं। तो अगर विंडो बेस्ड सॉरी, अगर .NET एप्लीकेशन है ना, तो हमें सिस्टम अलाउ करता है बटन्स और एडिट बॉक्सेस को ड्रॉ करने का, वी डोंट डेवलप दोस थिंग्स, ठीक है? हम कलर कॉम्बिनेशन वगैरह उसमें डालते हैं प्रोग्रामिंग HTML के थ्रू। सर वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप चल जाता है ना। जावा बेस्ड एप्लीकेशन है तो बटन को भी हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। जावा और सर PHP पे भी लिखना पड़ता है HTML के थ्रू। Yes. So this is not a HTML problem. HTML is just static things. यस सर। ठीक है? सही है। यस यस। सर। या सर आपने सर बताया सर, जो जैसे फेसबुक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की अलग होती है, iOS की अलग, तो सर अगर सेम एप्लीकेशन बनानी हो तो सर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पहुंच जाएगी। यस तो सर जो जावा बेस्ड बताया वो एनी सर्वर एनी उस पर रन कर जाए तो ये ज़्यादा कॉस्टली पहुंचता है। सर, जावा एप्लीकेशन बहुत कॉस्टली होता है, उसके रिसोर्स काफी कॉस्टली होते हैं, डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें उसमें लगती हैं, कॉस्टली होता है। अच्छा, ओके मैं सर। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचो, मैं अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ किस पर्पज से बनाता हूँ? कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। यस सर। एक तो ये चीज है, दूसरा ये भी है कि
थोड़ा सा मैं कॉस्ट इंक्रीज भी करूं, लेकिन सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी मुझे चाहिए। यस सर। तो डिपेंड करता है कि मेरा एप्लीकेशन किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, कितना सेफ है। कितना सेफ है। अगर मैं बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए बनाऊं तो मैं कभी भी .NET को नहीं यूज करूंगा, जी सर। मैं कभी भी PHP को नहीं यूज करूंगा, ओके सर। जावा की जाती मैं है। हमेशा जावा को यूज करूंगा। अगर मैं naukri.com बना रहा हूँ, फेसबुक बना रहा हूँ एप्लीकेशन, तो मैं जावा स्क्रिप्ट यूज करूंगा, PHP यूज करूंगा, जितना लाइट वेट हो सके, कि जितना जल्दी अपलोड हो जाए वो सिस्टम पर। यस सर। नहीं तो अगर मान लो जावा बेस में बनाता हूँ और अगर उसको अपलोड होने में ही 15-20 सेकेंड लगता है पेज खुलने में, तो आप छोड़ के चले जाओगे, जी सर। राइट। लेकिन PHP लाइट होता है, बहुत लाइट होता है, फटाफट अपलोड करता है। और सर और .NET। .NET मॉडरेट होता है, ओके तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी लगे होते हैं, इनबिल्ट सिक्योरिटी होते हैं .NET के। सर .NET सर वेब एप्लीकेशन के सर कुछ एग्जांपल्स। बहुत सारा है। आप अभी मैं क्या बताऊँ, अभी तो मैक्सिमम इंटरप्राइज एप्लीकेशन ही बनवाते हैं। अच्छा। जैसे naukri.com, ये सब जितने हैं, फ्लिपकार्ट, ये सब आपको PHP पर बने हुए हैं। ये चीज। ठीक है। .NEट बेस एप्लीकेशन बहुत सारा वेबसाइट भी लोग बनाते हैं। ASPX आप देखोगे उसका एक्सटेंशन होता है। तो सर एक क्वेश्चन वो थी कि PHP के ऊपर हम बनाते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें डेटा डेटा कितना वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है कि नहीं इतना? अरे देखो बहुत दो कर लेती है। एक चीज, नहीं देखो, दो चीज होता है। PHP बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है ना, बेसिकली हाँ जी। दैट इज अ 2 टायर एप्लीकेशन। हम्म, उसमें क्या सही होता है। है कि मेरा जो एप्लीकेशन होता है ना, दिस इज द GUI लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर, और नॉर्मल वेब एप्लीकेशन होता है, डेटाबेस अलग होता है। PHP में ये दोनों एक ही जगह होता है। सही है। ले, लेकिन अभी आप जो देखोगे ना, PHP बेस्ड जो एप्लीकेशन बना है, तो वो फ्रंट एंड को, जैसे नौकरी या फ्लिपकार्ट या जितने भी आप देख रहे हो, फेसबुक, ये फ्रंट एंड को अपलोड करने के लिए PHP का यूज करता है। लेकिन इसके पीछे ना मैक्सिमम जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो ये सर। तो ये अपने डेटाबेस को एकदम अलग करके रखता है। एक तो सर्व हम लोग एक वो चीज बोल सकते हैं कि वो एपीआई को हिट करके बाहर निकल जाती है। या एपीआई को तो हिट करना ही करना है। सही है। बिना एपीआई को हिट किए हुए आप यहां से यहां का डेटा सेंड ही नहीं कर सकते, यहां से डेटा यहां पर सेंड ही नहीं होगा। सही है या। तो बिना, और एपीआई इतना फास्ट परफॉर्म करता है कि यू ब्लिंक एंड हो सकता है कि 1000 डेटा को एंटर कर दे डेटाबेस में। सही है। सही है। राइट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन है गाइज आप लोग का? नो सर। ओके। सो कल हमने अपना जो देखा था, फ्यू थिंग्स, फंक्शनल टेस्टिंग के मैंने एट्रीब्यूट्स देखे, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग अगेन, फंक्शनैलिटी, पोर्टेबिलिटी, then reusability. reusability, source one, maintainability, and the last one is interpretability. This is the functional testing attributes. Now the non-functional testing attributes, GUI and usability, and then performance. The first one is volume, load, and stress. Right?
ना सर, मैंने बोला था कि जो ये जो चारों फीचर्स है ना, ये बाय डिफॉल्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है। बनेगा तो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। मेंटेन मैनेज करना ही है हमें अपने सॉफ्टवेयर को। एक बार तो ऐसा है नहीं कि बना के हम रख दिए और सालों साल चलते जाएगा। उसमें कुछ नए फीचर ऐड करेंगे, कुछ फीचर ऑब्सोलीट हो जाएंगे, उसे भी रिमूव करेंगे हम, राइट। देन रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, फंक्शनलिटी तो हम पूरे अपने सेशन में डिस्कशन करेंगे, बट इसको समझने के लिए पोर्टेबिलिटी फीचर यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि मैं इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ, राइट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू क्या होता है इन्वायरमेंट। सो बेसिकली इंडस्ट्री में ना, अगर हम एक डेवलपमेंट और टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये जो पहला है ना, दिस इज कॉल्ड डेव इन्वायरमेंट। इन शॉर्ट बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, बट आदत हो गई है डेव डेव बोलने की। सो दिस इज कॉल्ड डेव एनवायरनमेंट, ओके। अब ये एनवायरनमेंट एक वर्ड अपने आप में सुनने में, अरे क्या है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज नथिंग, जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक सीपीयू है आपका, दैट्स इट। और वो सीपीयू ऐसा है कि वो 24/7 इंटरनेट पावर और जो भी लैन से कनेक्टेड है, दैट्स इट। आप ये समझ लो 24 घंटे 365 दिन चल रहा है। हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, दैट्स इट। उसमें स्क्रीन नहीं है कुछ। जैसे आपका लैपटॉप है ना, तो आप सीधे बेस मान लो, उसमें स्क्रीन नहीं है, राइट। अब इसका यूज क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट टीम बैठा हुआ है, D1, D2 एंड D3, अलग अलग डेवलपर है। सो व्हाट, डेवलपर अपना अपना फीचर का प्रोग्राम कर रहा है। मैंने लॉगिन का किया, आपने इनबॉक्स का किया, किसी ने कंपोज का किया, ट्रैश का किया, सब अपने अपने फीचर को डेवलप कर रहे हैं। वो कहाँ डेवलप करते हैं? अपने लोकल मशीन पर। लोकल मशीन मतलब उनको जो कंपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप दे रखी है, वो उस पे अपना कोड करते हैं। कोड करते हैं, फिर कुछ टेस्ट वेस्ट करते हैं अपना, वो आगे हम देखेंगे। एंड देन वो क्या, अपने कोड को एक जगह मूव करते हैं, यहां से यहां पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि वो कल छुट्टी पे चले जाए, तो उनका कोड अगर उनके लोकल मशीन पे रहेगा तो सब काम अटका रहेगा, डिलीवरी डिले होगी, उनका सिस्टम क्रैश कर गया तो वो सारा कोड चला गया उनका। सो वो एवरी डे डेवलपर जितना भी काम करता है अपने मशीन पे, वो एक एनवायरनमेंट पे एक जगह ले जाकर वो उसे कोड को पुश कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेक इन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं चेक इन, ठीक है। ये सारे डेवलपर करेंगे एवरी डे, ऑल द डेवलपर परफॉर्म दिस एक्टिविटी। और ये सब अपने अपने रास्ते से करते हैं, ये एक ही जगह जाके ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना अलग अलग रास्ता बना हुआ है। एंड दिस पाथ इज नोन एज ट्रंक, सॉरी ब्रांच। ये पाथ जो है ये कहलाता है ब्रांच। वो अपने अपने ब्रांच से कोड को अपना अपना पुश करते हैं। अब आज के डेट में मान लो मैं लॉगिन पेज पे काम कर रहा हूँ, मेरा 100% डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी 60% ही बना पाया मैं, तो भी मैं अपने कोड को पुश कर दूंगा। लेकिन उस कोड को मैं, एक वर्ड होता है कमिट करना, मैं कमिट नहीं करूंगा, वो ड्राफ्ट वर्जन में यहाँ पड़ा रहेगा। अब कल मैं ऑफिस आऊंगा, अपने उस कोड को मैं यहां से निकाल लूंगा,
ठीक है, मैं वहां से निकाल लूंगा और फिर नेक्स्ट डे अपना जो काम कर रहा हुआ वो काम करके फिर से मेरा कंप्लीट हो गया, कोड को मैं पुश कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, डेवलपर अपने मशीन से कोड कर रहा है, कोड उसका पुश हो गया यहाँ पर, पोर्ट हो गया कोड यहाँ से यहाँ तक, पोर्टेबिलिटी फीचर यस सर। तीनों डेवलपर ने किया। ठीक है, अब ये कोड मान लो इसने 10 बजे की अपना 12 बजे कंप्लीट कर दिया, इसने 2 बजे कंप्लीट किया, इसने 5 बजे कंप्लीट किया, तो यहाँ पे टेस्टर बैठा हुआ है। यहाँ पे टेस्टर बैठा हुआ है, ये टेस्टर टेस्ट करना है इसे, तो इसका अपना इन्वायरमेंट होता है, उसे बोलते हैं एसआईटी इन्वायरमेंट। इसे जनरल वर्ड में हम क्यूए इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, बट आप लोग क्यूए इन्वायरमेंट ना बोल के आप लोग इसे एसआईटी इन्वायरमेंट ही बोलना। सो टेस्टर यहाँ बैठा हुआ है टेस्ट करने के लिए, तो ये बोलता है डेवलपर को कि तुम अपना कोड यहाँ मूव करो, तो इसका कोड यहाँ मूव होगा। इस पर टेस्टर जो बैठा हुआ है वो अपना टेस्ट करेगा। अब हो सकता है इसने 12 बजे कोड मूव किया, तो ये अपना कोड यहां मूव करेगा और इसी के कोड को टेस्ट करेगा वो। लेकिन अगर हो सकता है ये बोले कि ठीक है 12 बजे मैं मूव कर रहा हूं और ये इसने भी 12 बजे मूव कर दिया, तो टेस्टर बोलेगा कि एक काम करो, या तो तुम दोनों अपने कोड को मर्ज करके दे दो मुझे, या इंडिविजुअल दो। मर्ज करके देगा तो दोनों में से कोई भी टेस्ट कर ले या दोनों टेस्ट कर ले, इंडिविजुअल दे रहा है तो D1 का टेस्टर 1 टेस्ट कर लेगा, डेवलपर 2 का टेस्टर 2 टेस्ट कर लेगा, दोनों अलग इंस्टेंस वहां पर बन गया इस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और इस एनवायरनमेंट पे भी अगर दोनों के कोड को अलग अलग लेकर टेस्ट कर रहा है ना, सो बेसिकली यहाँ पे दोनों टेस्टर का इस एनवायरनमेंट पे अलग अलग इंस्टेंस बना होगा। D1 अपना कोड इस पे मूव कर देगा, D2 अपना कोड इस पे मूव कर देगा, और ये उसको टेस्ट करेगा। इसका अपना अपना इंस्टेंस बनाओ, जस्ट लाइक अ वर्चुअल मशीन यहाँ क्रिएटेड है। फाइन, नाउ कोड यहां पर टेस्ट हो गया, टेस्टर ने टेस्ट किया एसआईटी एनवायरनमेंट में। अब उस कोड को जनरली यहां से मूव करता है वो यहां पर, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेजिंग एनवायरनमेंट। टेस्टिंग के बाद में, राइट? यस, टेस्टिंग के बाद स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे मूव करता है। इसको भी यही दोनों टेस्टर टेस्ट करेगा, यही दोनों टेस्टर टेस्ट करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ आता है भाई कि जब यहाँ पे कर ही लिया तो फिर यहाँ पे क्यों मूव करके टेस्ट कर रहा है? सो यहाँ पे मूव करने के बाद ना, यहाँ पे बहुत डीप लेवल की टेस्टिंग करता है एसआईटी पर। हर एक चीज को टेस्ट करना, एक एक लिंक को टेस्ट करना, एक एक बटन को, एक एक रेडियो बटन का क्या स्कोप है, ड्रॉप डाउन पे क्या है, एक एक चीज को टेस्ट करता है। जब यहाँ पे सब कुछ सही उसे मिला तो बोलता है ठीक है ये एप्लीकेशन सही काम कर रहा है, ना मूव इट टू स्टेजिंग। स्टेजिंग पे मूव करने के बाद ना वो फिर से एक बार कर्सरी टाइप से टेस्टिंग करता है, बहुत डीप लेवल पे नहीं करेगा, एक ओवरऑल टेस्ट करके देखता है कि मेरा एप्लीकेशन अपने स्कोप को अचीव कर रहा है कि। और इसका जो एनवायरनमेंट होता है, जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो जस्ट लाइक इसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बराबर होता है। खासकर सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे अगर जावा का 11th वर्जन है तो स्टेजिंग पर भी 11th वर्जन ही रहेगा। हार्डवेयर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट जो भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, जैसे अगर यहाँ पे लिनक्स सर्वर पे डिप्लॉयड है तो ये भी लिनक्स ही होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको विंडो दे दिया या लिनक्स का कुछ और डाउनग्रेडेड वर्जन यहाँ पर है, दैट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे सिमिलर रहेगा। बट
अब क्या है कि आपको स्टेजिंग अब मिलेगा नहीं। अब ये जो कंपनीज हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो अपना स्टेजिंग एनवायरनमेंट रखेंगी। आप जहां काम करोगे ना, सो बेसिकली वहां सब एक अलग मेथोडोलॉजी है, अजाइल, उसमें वो स्टेजिंग नहीं रखेंगे। वो एसआईटी के बाद डायरेक्टली इसे मूव करवाएंगे इस एनवायरनमेंट पे, एंड दिस इज कॉल्ड यूएटी। यूएटी एनवायरनमेंट, दैट इज फुल फॉर्म इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इसमें जो टेस्टर होगा, ये दोनों टेस्टर नहीं होंगे। इसमें क्लाइंट का टेस्टर होता है, CT1, CT2। क्लाइंट का जो टेस्टर होगा ना, अब क्लाइंट हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को अपना काम दे रखा होगा, या अपना टेक्निकल टीम बैठा के रखा होगा, ये उसके टेस्टर होंगे, ना कि ये वेंडर कंपनी के। ये इसे टेस्ट करेगा। अब ये जैसे भी टेस्ट करे, डीप लेवल पे करना चाहे, कर्सरी लेवल पे चाहे, ये इसकी मर्जी है। और जनरली ये भी बहुत डीप लेवल पे करता है। और यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट, दे आर नॉट टेस्टर, बट डोमेन एक्सपर्ट भी यहाँ पे यूज होते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को। उन्हें टेस्टिंग नहीं पता है, लेकिन एप्लीकेशन का फ्लो कैसे कैसे चलना है वो सारी चीजें पता है, तो वो इसको चेक करता है यहाँ पे। नाउ यहां से जब चीजें पास हो जाती हैं, तब वो मूव करता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। इसे हम लाइव भी बोलते हैं, प्रोडक्शन बोल लो या आप इसे लाइव भी बोलते हैं। मतलब अब यहाँ पे एंड यूजर बैठा हुआ है, E1, E2, E3, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं। ये हम टेस्ट करते, मैं टेस्ट नहीं करते, हम उसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन को यूज। जैसे फेसबुक हम लोग सब यूज करते हैं, वी आर नॉट टेस्टिंग द फेसबुक, राइट? तो हम उसे यूज करते हैं। हर कोई अपने अपने मशीन से उस एप्लीकेशन को यूज करता है। सो दिस इज एंड एंड पॉइंट, आप कह लो कि ये एप्लीकेशन मेरा लाइव हो गया। सो दीज आर द बेसिक एनवायरमेंट। अब आप अजाइल में काम करोगे ना, तो बेसिकली अब आपको क्लाइंट कॉस्ट कटिंग के चलते ना, ये भी आपको नहीं देगा। प्रॉब्लम तो ये है, वो इससे भी निकाल देगा, बोलेगा आप डेव एनवायरनमेंट पे ही टेस्ट कर लो, ठीक है? और डेव एनवायरनमेंट के बाद वो उसे यूएटी पे मूव करेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि बोलेंगे डेव एनवायरनमेंट के बाद हम एसआईटी पे भी मूव करवाएंगे। एसआईटी भी हमारा दूसरा होगा, कोई दूसरी कंपनी करेगी। एसआईटी के बाद हम उसे यूएटी पे मूव करेंगे, वो हमारे अपने लोग करेंगे। यूएटी के बाद हम प्रोडक्शन पे मूव करेंगे, ठीक है? सो दीज आर द बेसिकली एनवायरनमेंट इन द इंडस्ट्री। मीन सर कि अजाइल मेथोडोलॉजी में कि डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग भी होती रहती है पैरेलली। साथ ही वो हम अभी अजाइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पूरा 2 सेशन हमारा चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमें अजाइल पे ही काम करना है। एसआईटी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा सर, एक सेकंड मैम, सर सर प्रोसेस रिपीट कर दीजिए एक बार स्टार्टिंग से। और सर एक चीज पूछनी है सर। हम लोग जैसे प्ले स्टोर में कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसमें लिखा होता है बीटा वर्जन में है, तो वो भी क्या वो टेस्टिंग फेज में सब होती हैं वो वो फाइनल? वो अलग चीज है, वो बीटा वर्जन मैं बताता हूँ, अभी आता हूँ। पहले किन का क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करने का? आई गेस सर मेरा सैफ। सैफ, ठीक है। उसके बाद आता हूँ, फिर उसके बाद बीटा पे आपको।
देखो कोई भी एप्लीकेशन बनता है ना तो सबसे पहले डेवलपर अपने मशीन पे बनाता है, ठीक है, कोड कर रहा है अपने मशीन पे। कोड करने के बाद अपने कोड को वो कहीं ना कहीं रखेगा ना, पार्क करेगा, राइट। जी तो पार्क करने का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड डेव एनवायरनमेंट, ठीक है। अब कोड तो मैंने लिखा, पार्क कर दिया, लेकिन कोड टेस्ट होना चाहिए ना, तब तो एंड यूजर के लिए जाएगा। तो टेस्ट करने के लिए टेस्टर बोलता है कि तुम इसे इस एनवायरनमेंट पे डालो, जी ठीक है। और ये एनवायरनमेंट बेसिकली कंप्यूटर कंप्यूटर है या कोई सर्वर, सर ये सर्वर है। कंप्यूटर का मतलब एक बहुत ही जेनरिक वर्ड हो गया कंप्यूटर, जो कंप्यूट करता है, कैलकुलेशन करता है। sir, these things which we are talking about, these are the storage path of a particular आप software. आप सीपीयू जानते हो? Yes sir. सीपीयू में सिर्फ सीपीयू है आपके पास, मॉनिटर नहीं है, जी तो आप उसे कंप्यूटर बोलोगे? नहीं सर, उसको प्रोसेसिंग मशीन है। प्रोसेसिंग यूनिट। तो दिस इज एनवायरनमेंट इज सिंपल द प्रोसेसिंग यूनिट, कि जहां पे चीजों को हम पार्क कर रहे हैं, कोड को पार्क कर रहे हैं, ठीक है। कोड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया टेस्टर ने, फिर उसे बोला कि ठीक है, अगर स्टेजिंग एनवायरनमेंट हमारे पास है देन मूव इट टू द स्टेजिंग एनवायरनमेंट। वो वहां पे भी टेस्ट करता है ना। अगर यहाँ पे सब कुछ सही चला तो वो फिर बोलता है कि इसे ठीक है, स्टेजिंग के बाद हम डायरेक्ट प्रोडक्शन पे ले जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी बोलती है नहीं, क्लाइंट बोलता है स्टेजिंग पे भी टेस्ट कर ले, उसके बाद हम यूएटी पे ले जाके टेस्ट करेंगे, इसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो दिस इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। Yes sir. नाउ अगर Sir, I have one question. Yes. So, from here to here, from development environment to the QA environment or UAT environment, who move that? तो उसको move कौन कर रहा है? देर आर फ्यू पीपल इन्वॉल्व। इनफैक्ट आज के डेट में टेस्टर भी मूव कर लेता है, कुछ कमांड है, मैं बता रहा हूँ, अभी उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। हाँ जी। ठीक है। सो या कोडिंग एनवायरनमेंट जैसा आप बोल सकते हो, बट डो नॉट यूज कोडिंग एनवायरनमेंट बिकॉज दैट इज नॉट अ कोडिंग एनवायरनमेंट। उसे हम कोडिंग एनवायरनमेंट बोलते नहीं है, दैट इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो सर अगर डाटाबेस सर्वर भी बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं सर, कोड होता है, कोड उस सर्वर पे ऑलरेडी डेटाबेस इंस्टॉल होता है। ठीक है सर एसआईटी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट प्रोडक्शन लाइव इन्वायरमेंट में भी जा सकते हैं? नहीं जा सकता है, ओके सर। कभी भी नहीं जाएगा ओके ना। यूएटी वो यूएटी Sir, पे UAT. आएगा, यूएटी पे आएगा या स्टेजिंग पे आएगा, उसके बाद ही प्रोडक्शन पे जाएगा। ओके सर। ना यूएटी जब टेस्ट हो गया देन इट मूव्स टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो जिसको एंड यूजर हम आप यूज कर रहे हैं। ओके सर। फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये डेव एनवायरनमेंट, एक सीपीयू है, दिस है, दैट है, राइट। नाउ अब इंडस्ट्री भी थोड़ा सा चेंज हो गई है। वो इंडस्ट्री अब बोलने लगी ना, आईटी कंपनी, हम अपना डेव एनवायरनमेंट भी नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ही काफी है। उसके लिए एसी होना चाहिए, 24 घंटा एसी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, दिस दैट, तो हम नहीं रखेंगे, हम रेंट पर ले लेते हैं। और वो रेंट पे ले लेता है एंड दैट ये डेव एनवायरनमेंट भी अब मूव होके एक क्लाउड में चला गया। क्लाउड मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि आप देख नहीं रहे हो, आपके प्रीमाइसेस में नहीं है। क्लाउड का मतलब आसमान नहीं होता है। एंड दैट मूव टू, आपने एक वर्ड सुना होगा, ये अभी बहुत पहले भी सुना होगा, गिटहब, सुना है? Cloud computing sir. इट इज Yes, नॉट अ sir. क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज अ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी। रिपोजिटरी, यहाँ पे वही काम। गिटहब क्या है? बेसिकली मेरे पास जगह है, बहुत बड़ा जगह है, मैंने बड़े बड़े रैक लगा रखे, हार्ड डिस्क का, रैम का, दिस दैट लगा हुआ है,
और मैं उसको रेंट पे दे रहा हूं, मेंटेनेंस सब मेरा रहेगा इसमें, आपको मैं रेंट पे दे रहा हूं, आप अपने कोड को यहां पार्क करो, सिक्योरिटी की गारंटी मेरी है, आप जो प्रोसेसर चाहते हो, जो रैम चाहते हो, जो हार्ड डिस्क चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड टू यू, बस मैं रेंट लूंगा। जैसे मेरा घर है तो मैं एक रॉ घर आपको रेंट पे दे रहा हूं, आपने बोला नहीं यार मुझे फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड चाहिए, तो मैं नॉर्मल रेंट पे आपको अगर 10,000 में दे रहा हूं तो सेमी फर्निश्ड में बोलूंगा कि ठीक है मैं 15,000 लूंगा रेंट आपसे। आपने बोला नहीं मुझे फुल फर्निश्ड घर चाहिए तो 20,000 लूंगा। जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी मैं अपना भी चार्ज करते जाऊंगा। हाँ, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है आप घर तो ले लो, लेकिन इसमें कुछ भी अगर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ये सब मेरी जिम्मेवारी है। दीज ऑल आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो जब आप फर्निश की बात कर रहे हो, राइट, तो दूसरे फीचर क्या मेरे को दे रहे हो आप? AWS सिक्योरिटी, नॉट गिटहब इज नॉट, AWS इज ए क्लाउड, क्लाउड पर हम गिट को इंस्टॉल करते हैं। क्लाउड में मेरे को उसने सिर्फ रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर दे दिया। हाँ, वो अब तो बेसिक था, राइट, वो 10,000 वाली चीज थी आपने मेरे को। यस, हाँ, अब तो अभी 15 वाली चाहिए तो क्या करना है? अब उस पे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, उस पे मुझे नहीं, जो मेरे काम का सॉफ्टवेयर है वो वहां डिप्लॉय करूंगा मैं। ओ ओके ओके ओके, सही है। तो AWS या एक सेकेंड से, AWS या अजूरे मैंने ले लिया, अजूरे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, सो मैंने ले लिया। अब वो उसने मुझे तो रैम दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब बोला कि आपको इसका करना क्या है, तो भाई मुझे तो कोड रखना है, तो कोड रखने के लिए आपको सर्वर चाहिए होगा, तो ठीक है आप विंडो सर्वर ले लो, लिनक्स सर्वर ले लो। तो लिनक्स सर्वर, विंडो सर्वर ले रहे हो तो चलो हम $1 और चार्ज करेंगे आपसे। ठीक है, चलो आपने सर्वर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, और क्या चाहिए आपको, तो उसमें हमें कोड भी रखना है अपना। तो कोड रखने के लिए आप कौन सा रिपोजिटरी यूज करना चाहते हो, आप अगर थर्ड पार्टी यूज करना चाहते हो थर्ड पार्टी यूज करो, मेरा यूज करना चाहते हो मेरा यूज करो। मैंने बोला नहीं, अभी थर्ड पार्टी ही मैं यूज करूंगा, वो इजी है, तो मैं गिटहब उस पर इंस्टॉल कर देता हूं और गिट के अंदर अपना कोड रखता हूं। अब यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, इस एनवायरनमेंट पे टेस्ट कर रहा है, तो गिट का कमांड टेस्टर को भी पता होता है, वो डायरेक्ट कोड को पुल कर लेगा अपने एनवायरनमेंट पे। गॉट इट? गिट बेसिकली क्या है, एक गिट एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज द गिट। अब इसको अगर मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मल्टीपल मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर कोई यूज कर रहा है, जिसे उसका एक्सेस दिया गया है, राइट? सो दिस बिकम हब, राइट? And that's why this is now known as a GitHub. कुछ टेस्टर भी यूज कर रहे हैं, कुछ डेवलपर भी यूज कर रहे हैं, सो दिस इज बिकम ए GitHub. तो क्लियर? जो भी आप काम कर रहे हो वो गिटहब के ऊपर एंड ऑफ द डे आप उसको वहां पर पुश रख कर देते हो, देते, पुश कर पुश कर देते। देते हो। हाँ जी, यस, हाँ जी, सही है। यस। सर क्वेश्चन था एक। हम्म। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे दो प्रोसेस आपने बताई कि ये स्किप होती है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और स्टेजिंग, तो क्या सर किसी सॉफ्टवेयर को मान लीजिए जस्ट लाइक कि मैं आपसे कह रहा हूँ सर एक से मेरे लिए एक, वेट, करेक्ट। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्किप नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट स्किप हो जाता है, टेस्टिंग तो हम करते ही हैं। तो सर जब वो नहीं रहेगा तो सर टेस्टिंग डेवलपर ही करेगा? नहीं, डेव एनवायरमेंट पे करेंगे हम। मींस जस्ट लाइक व्हेन कोडिंग इज कंप्लीटेड। कोड कंप्लीट हो गया, डेव एनवायरमेंट पे पुश हुआ, राइट? जी। पर इन तो केस डेव एनवायरनमेंट भी अगर नहीं अवेलेबल है, जैसे क्लाउड की बात कर रहे थे आप, उस केस पे सर सिट एनवायरनमेंट हमने जैसे हट नहीं मिला, और डेव एनवायरनमेंट भी नहीं है, कुछ कंपनी जैसे क्लाउड रेंटेड। हाँ, तो क्लाउड एनवायरनमेंट पे वो डेव एनवायरनमेंट बनाएंगे, ओके। वो नहीं बनाएंगे तो डेवलपर अपना कोड रखेगा कहाँ?
ओके। तो आप जो बोल रहे हो हम्म। तो जब कंपनी के पास पैसे नहीं होते नहीं इतने पैसे नहीं, डेवलपमेंट। नहीं नहीं, हाँ जी। आप देखो, एक सर्वर बनाने के लिए ना कंपनी को बेसिकली क्या होता है कि एक, अगर मैं प्रोडक्शन सर्वर बनाऊं या डेव सर्वर बनाऊं या एसआईटी सर्वर बनाऊं, सो बेसिकली ये सर्वर को जो लोग यूज करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम होता है सर्वर में। वो हार्डवेयर है, स्पेयर पार्ट्स है, आप समझो एक तरह से गाड़ी है, स्पेयर पार्ट्स है उसका हार्डवेयर, उसमें सल्फर लग जाता है, तो उसे, हाँ इसलिए उसे हमेशा एसी में रखते हैं, उसे मैनेज करने के लिए एक आदमी को बैठा के रखते हैं, 24/7 होता है, रोटेशनल शिफ्ट होते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाता है। सही है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अपने पास क्यों रखें, इतना हेडेक हम क्यों करें, हमारा तो काम है कोड एप्लीकेशन डेवलप करना और उसे प्रोडक्शन पे मूव करवाना टेस्ट करने के बाद। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है ना, मैं क्यों रखूं अपने पास, ये मैं रेंट पे ले लेता हूँ, मेरे को रेवेन्यू, क्योंकि अगर मैं अपना सर्वर बनाता हूँ दैट कॉस्ट बहुत कॉस्टली होता है सर्वर बनाना, इट्स प्रोडक्शन सर्वर तो बनाने में आपको 50 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, एंड उसका मेंटेनेंस अलग है। जस्ट लाइक आप जीमेल यूज करते हो, राइट? सो नाउ आपने बोला कि नहीं हम जीमेल नहीं यूज करेंगे, हम अपना खुद का एक ईमेल सर्विस बनाएंगे, कॉस्टली होगा। यस सर। तो आप क्या करते हो, हम जीमेल जीमेल यूज करते हो। जीमेल क्या है, आप आज से नहीं, जब से जीमेल यूज कर रहे हो तब से आप क्लाउड यूज कर रहे हो, जब से याहू यूज कर रहे हो तब से क्लाउड यूज कर रहे हो। हमें पता है कि जीमेल का सर, मेरा जो इनबॉक्स में मेरे मेल है वो कहाँ पे रखा हुआ है, किसी ना किसी क्लाउड मशीन पे में। रखा होगा ना, जी जी। जिस मशीन को हम नहीं देख सकते। मैं बोलता हूँ मैंने अपना 10 फाइल अपने मशीन में रखा है, तो हाँ मैं सी ड्राइव में गया देख लिया 10 फाइल मेरे पास है, मेरे लोकल पे है, लेकिन मेरा इनबॉक्स का जो मेल है वो किस मशीन के किस हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, आई डोंट नो। वो इंडिया में है, यूएस में है, अंटार्कटिका में है, या कहाँ पर है? ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? अभी मैं इसी पे हूँ, लेट मी टेल यू। सर सर्वर और डाटाबेस सेम है कि सर उसमें कुछ? सर्वर अपने आप में एक वर्ड है, डेटाबेस का भी सर्वर होता है, कोड का भी सर्वर होता है, जिसे एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। दो, सब कुछ अलग अलग होता है ना। ये जो दो पार्ट है ना, दिस टू पार्ट, इसका ओनर अगर आपको मिल रहा है, ये दोनों इन्वायरमेंट सपोज, सो इसका ओनर सिर्फ और सिर्फ टेस्टर होता है। इस पे डेवलपमेंट टीम बिना आपसे पूछे टेस्ट भी नहीं कर सकता है, और अगर आपने देख लिया तो उसे डपट सकते हो, भग जाए यहां से। बिना आपके परमिशन के इन दोनों एनवायरनमेंट को वो टच भी नहीं कर सकता है। यूएटी टेस्टिंग, यूएटी एनवायरनमेंट पे डेवलप, इसका टेस्टर का कोई रोल नहीं होता, इसके जुरिडिक्शन से बाहर है। वो क्लाइंट का पर्सन है या थर्ड पार्टी वेंडर है, हो सकता है हमें यूएटी एनवायरनमेंट का एड्रेस भी नहीं पता हो, थर्ड पार्टी वेंडर अपना कर रहा है। ठीक है। तो कभी कभी क्या कंपनी, आप बोल रहे हो जैसे कि ये थर्ड पार्टी वेंडर भी कर सकता है, तो ये जब हम इधर डेवलपमेंट के स्टेज के ऊपर से डेवलप हो गया, बाद हम्म। में इधर स्टैटिक टेस्टिंग हो गया, तो ऐसा, यूएटी हम लोग बाहर भी दे सकते हैं काम? यस यस यस, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट बोलेगा कि आप सिर्फ डेवलपमेंट करो, एसआईटी टेस्टर हम दूसरे कंपनी को देंगे एसआईटी टेस्टिंग करने के लिए, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूएटी करने हम तीसरी कंपनी को देंगे। सही। एक चीज तो पक्का है कि क्लाइंट जिसे डेवलप करने देगा ना, उसे यूएटी कभी नहीं देगा। उसे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
आप एग्जाम दे रहे हो और मैं पीछे से आपको आंसर शीट भी दे दूं, चलेगा? ओह मेक सेंस, ओके ओके ओके, सही है, या दैट मेक सेंस, हाँ। कि आप अपनी कमी तो नहीं बताओगे ना, यूएटी में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो आप तो बताओगे नहीं और बोलोगे हाँ सही चल रहा है, उसे मूव कर देगा प्रोडक्शन पे और वहां पे क्लाइंट को लॉस हो गया। तो जिससे वो डेवलपमेंट करने देगा ना, या एसआईटी करने देगा, मान लो कि एक्स कंपनी को डेवलपमेंट करने दिया तो उसे यूएटी कभी भी नहीं देगा। वाई कंपनी को अगर एसआईटी दिया तो उसे यूएटी कभी नहीं देगा। एक्स कंपनी को ही डेवलपमेंट और एसआईटी दोनों दिया तो यूएटी नहीं देगा उसे। यूएटी हमेशा इंडिविजुअल पार्टी से करवाया जाएगा। सही है। अब एक क्वेश्चन था बीटा फेज का, राइट? यस सर। बीटा फेज, अब इसमें ना बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। एक होता है बीटा टेस्टिंग और एक होता है बीटा फेज, दोनों में डिफरेंस है। बीटा टेस्टिंग यूएटी एनवायरनमेंट पे होता है और ये बीटा टेस्टिंग बहुत कर्सरी लेवल पे होता है, बहुत कर्सरी, ऊपर ऊपर से, और ये हमेशा डेवलपर करता है। क्यों? मैं अपना कोड यहां से यहां मूव किया, ठीक है, तो मैं भी तो एक बार इंश्योर होना चाहूंगा ना कि मेरा पूरा कोड प्रॉपर मूव हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो मैं पूरे डीप लेवल टेस्टिंग करने की जरूरत है नहीं, मैं ऊपर ऊपर से चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है मूव हो गया प्रॉपर, ठीक है खत्म। ये हमेशा डेवलपर करता है और हमेशा ये यूएटी पे ही होगा, प्रोडक्शन पे नहीं होगा, हमेशा यूएटी पर होगा। बीटा फेज टेस्टिंग जो होता है ये हमेशा एंड यूजर करता है और कंपनी उससे करवाती है। मतलब आपको लेट्स से कि XYZ एक कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाया, अब वो मोबाइल की ही बात ले लो, जो आप मोबाइल का बोल रहे थे, एग्जांपल दे रहे थे। तो अब क्या है ना कि मान लो कि मैंने एक एक्स एप्लीकेशन बनाया मोबाइल के लिए, मोबाइल ऐप बनाया, अब मैं उसे लॉन्च करना चाहता हूँ। तो लॉन्च करने से मैंने जो एप्लीकेशन बनाया, मेरे पास तो अगर देखो तो एंड्रॉयड का मार्स मेलो से लेके अभी तक का जितना वर्जन है सबके लिए मैंने बनवाया था, वो एप्लीकेशन हर के लिए कंपेटेबल था, ठीक है। सो अब मैं इतना तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने पास मोबाइल डिवाइस नहीं रख सकता हर वर्जन का। दूसरा, हर यूजर का मोबाइल का स्क्रीन अलग अलग है, किसी का 5.5, किसी का 5.2, किसी का 6 इंच, किसी का 7, किसी का 6.2, अलग अलग है। हर किसी का हार्डवेयर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है, किसी में 4 GB रैम है, किसी में 6 GB रैम है, किसी में फन ऑपरेटिंग सिस्टम जो फन टच है, जो एक यूआई को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है, वो किसी में कुछ और वर्जन है, किसी दूसरी कंपनी ने अपना अलग, एमआई ने बनाया है तो फन टच है, और कौन कौन है, ओप्पो ने बनाया तो PQRS है, और कौन कौन सा चाइनीज है यार, वन प्लस ने बनाया LMNO है। तो मैं इतना तो हार्डवेयर नहीं अरेंज करके टेस्ट कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, उसे लाइव कर देता हूँ और उसे रख देता हूँ कि बीटा फेज में। अब एंड यूजर उसको, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट कर रहा है, सब चला रहा है, उसे उसे कुछ भी प्रॉब्लम मिलता है तो कंपनी बोलता है कि ठीक है हम आपका लॉग कैप्चर कर लेते हैं एंड वी विल चेक दैट कि ये प्रॉब्लम, ये इश्यू जो आया है किस वजह से आया है, हम उसे ठीक करेंगे। तो कुछ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करवाती है, सिर्फ बीटा फेज लिख देती है, कुछ कंपनी इसके लिए पे भी करती है कि अगर आपने उसके इश्यूज को फाइंड आउट किया बीटा फेज में तो आपको पे भी करती है। जैसे व्हाट्सएप है, पे करता है आपको, आप उसके बीटा टेस्टर बन सकते हो। सो दोनों अलग अलग चीजें, अभी बीटा टेस्टिंग पे भी हम आएंगे जब डिस्कशन करेंगे, ओके।
और सर ये जो गेम्स सर बहुत बनते हैं हाई फाई, तो उसमें जो गेम्स टेस्टर कहलाते हैं वो भी यही होते हैं? गेम टेस्टर कहाँ पर टेस्ट कर रहा है? अगर वो एसआईटी में कर रहा है तो वो टेस्टर है, अगर प्रोडक्शन में कर रहा है तो वो यूजर है, नॉट अ टेस्टर। ओके सर। इट इज जस्ट लाइक कि फ्लिपकार्ट में मैं जॉब करता हूँ एज ए टेस्टर, तो मैं वहां पे जब टेस्ट करूंगा चीजों को, सो आई एम अ टेस्टर। लेकिन अगर प्रोडक्शन में आ गया और मुझे कुछ इश्यूज मिल रहा है, सो आई एम नॉट अ टेस्टर, आई एम ए यूजर। ओके सर। ठीक है। यस। और एक चीज मेरे को आपको पूछनी थी, ये कभी कभी बहुत सारे एनवायरनमेंट रहते हैं लाइक डेवलपमेंट, क्वालिटी। एसआईटी को ही क्वालिटी या क्यूए बोल लो, इसी को बोलते हैं। टेक्निकली हम इसे एसआईटी एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, तो पर वो एक ही जगह पे नहीं है, एसआईटी एंड क्वालिटी सेम ही है वो? हाँ, वो एक ही है। एसआईटी या क्वालिटी एनवायरनमेंट बोल लो या क्यूए एनवायरनमेंट बोल लो, उसका सब एक ही है। एसआईटी ही है या क्यूए ही है या क्वालिटी एनवायरनमेंट ही बोलो, बट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो उसका करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एसआईटी एनवायरनमेंट। सही है, सही है। और क्यूए अपने आप में बहुत गलत वर्ड है। इट्स मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस, बट नॉर्मली लोग क्यूसी बोलते हैं तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है लोग, आई डोंट नो। इट इज कॉल्ड क्वालिटी चेकिंग एंड वी ऑल आर क्वालिटी चेकिंग। हम क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ये अलग चीज होता है। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर इफ वी आर फॉलोइंग सम स्टेप्स, देन क्वालिटी इज गारंटीड। सो हमने उस स्टेप्स को फॉलो किया, एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स दैट इज डिफाइंड इन द एश्योरेंस डॉक्यूमेंट। बट उसके बाद भी हम एंश्योर होना चाहते हैं, तब हम एप्लीकेशन को चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी चेकिंग। सो बेसिकली दिस इज, इंडस्ट्री में सब इसे क्यूए सर्वर ही बोलते हैं, बट अगर करेक्ट वर्ड इसे दिया जाए, सो दिस इज क्यूसी सर्वर और एसआईटी। दिस इज नॉट अ क्यूए सर्वर। क्यूए के लिए कोई सर्वर की जरूरत ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक आईएसओ, एक उसका गाइडलाइन है आईएसओ का। इस तरीके से आपको अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। रिक्वायरमेंट होना चाहिए, टेस्ट केस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट होना चाहिए, बग होना चाहिए, एंड ऑल द थिंग्स। एक तरह से स्टैंडर्ड रूल्स। रूल्स, राइट। जस्ट लाइक कि आप बीटेक करने गए, सो 8 सेमेस्टर के बाद आपको डिग्री मिलेगी, सो यू कैन नॉट से कि मैं चलो पहले 8 ही सेमेस्टर कर लेता हूँ। यस सर। एक सर आप प्रोसीजर है पूरा, किस तरह से प्रोसीजर है, करना है। यस। सो तो हाँ जी, नो गो। सो द एश्योरेंस इज दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस को डिफाइन करता है। सर जो सर पूरा एक प्रोसेस स्टेप्स बाय स्टेप्स को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके फिर बाद में उसकी क्वालिटी चेकिंग करी जाती है उस पर्टिकुलर ऐप की। नहीं, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट नहीं डिफाइन होता है। ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, तो इनिशियल लेवल पे ही हम डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होगा, टेस्टिंग का क्या प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन सपोर्ट का क्या प्रोसेस होगा, नई रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको एड्रेस करने का क्या प्रोसेस होगा, रिक्वायरमेंट को ड्रॉप करना है तो क्या प्रोसेस होगा, ईच एंड एवरीथिंग इनिशियल लेवल पे ही हम डिफाइन कर लेते हैं। जी सर। ओके। तो सर्ट एनवायरनमेंट कहाँ पे आएगा? विच एनवायरमेंट? सर्ट सर्ट एनवायरमेंट, विच एनवायरमेंट? एसआईटी? नहीं, CERT। CERT environment, there is no such kind of CERT environment. is there, इसका कुछ फुल फॉर्म है तो आप बताओ, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। तो ऐसा कुछ वो क्लाउड में रहता है कि वो सर्ट एनवायरनमेंट के ऊपर कि जो कंपनी होती है दे कैन मेक देयर ओन एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ रहता है उसमें? हर कंपनी अपना एनवायरनमेंट बनाती है। सही है, सही है। एवरी ओके। कंपनी मेक्स देयर ओन एनवायरनमेंट।
मैं सही है। अगर फ्लिपकार्ट में हूं तो फ्लिपकार्ट अपना इन्वायरमेंट बनाएगा कि मेरा ई कॉमर्स से रिलेटेड कोड वहां रहेगा। स्नैपडील है या अमेजन है, वो अपना अलग इन्वायरमेंट बनाएगा। दोनों का बिजनेस सेम है, बट दोनों का कोड का पैटर्न सेम नहीं है ना। सही है। और किसी भी कंपनी में हम जाएंगे तो डेवलपमेंट, अपना जो क्वालिटी एनवायरनमेंट है, बाद में क्या बोलते हैं इसको, स्टेजिंग एनवायरनमेंट, स्टेजिंग, हाँ। यूएटी, हाँ, एंड प्रोडक्शन लाइफ। तो यस, ये तो रहने ही वाला है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाएगा, ये तो होगा ही। एक ये तो होगा ही, इसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। यस 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 यस। यूएटी इन्वायरमेंट होगा, क्लाइंट अपना जरूर रखता है, नहीं तो हाँ क्लाइंट को लॉस ही होना है। क्लाइंट कॉस्ट कटिंग में क्या करता है, जो मैं अभी बताऊंगा एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्लाइंट बोलता है नहीं, ये दो इन्वायरमेंट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको, हम आपको डेव एनवायरनमेंट दिए हैं, आप डेव एनवायरनमेंट पे ही टेस्ट कर लो। सही है, एक ही जगह पे। ओके। एक ही जगह पर होगा। सर ठीक है। मतलब जब तक सॉफ्टवेयर रहेगा तब तक टेस्टर रहेगा, हम लोगों की जॉब खतरे में नहीं रहेगी। ऑब्वियस। सर एक मिथ है सर कि मतलब मैनुअल टेस्टिंग का आगे चल के स्कोप खत्म हो जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगा, ऐसा सर आपसे जब जब आप खुद ही बोल रहे हो कि मिथ है, तो फिर मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं होगा ना। इफ यू नो एंड यू आर सेइंग दैट इज अ मिथ। सर क्योंकि आने वाला टाइम पूरा ऑटोमेशन हो रहा है तो इसलिए डाउट रहता है। मैं चलो आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ, देन आई विल रैप अप। ठीक है सर। ये स्क्रीन है आपको, लॉगिन पेज, एवरी फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन। यहाँ पे एक ही फंक्शनैलिटी है, लॉगिन, राइट। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। यस सर। विल यू यूज दिस सॉफ्टवेयर? नो सर। Why? The GUI is not working as expected, जी सर। right? Yes. GUI को टेस्ट करने के लिए दुनिया में कोई टूल ही नहीं बना है आज तक, ओ, कोई टूल ही नहीं है। कोई भी that- ऑटोमेशन टूल है, either that is a functional or performance, not of GUI। अब एक एप्लीकेशन में मान के चलते हैं कि 70% GUI है, 70% GUI है, 30% या 25% मान के चलते हैं यूजर इंटरफेस है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना एप्लीकेशन को, एक फंक्शनल पार्ट है कि लुक एंड फील जैसा दिख रहा है, राइट। yes sir. तो 25% ही हम मान के चलते हैं कि उसका यूआई पार्ट है। 75% इज द फंक्शनल थिंग, एंड फंक्शनल थिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। विल यू यूज दैट? कोई भी यूज नहीं करेगा उसे। जी सर। और जीवाई टेस्ट करने के लिए नेकेड आई की जरूरत है। दैट मीन जॉब सेफ है। अब इसका ये मतलब नहीं कि 25% टेस्ट करने के लिए ही आपको बैठाया गया, ठीक है। इट डजंट मीन कि सिर्फ 25% आप टेस्ट करोगे। एप्लीकेशन, दूसरी चीज, ऑटोमेशन में कोई भी एप्लीकेशन जाता है ना, कोई भी एप्लीकेशन जाएगा, वो 80% मैनुअली टेस्ट होने के बाद ही जाता है। ओ, तो ठीक है। सर जी, ये तो बात वो हो गई ना हमारे लिए कि भाई खाने बनाने की मशीन आ गई, पर खाने खिलाने वाली मशीन नहीं है अभी तक। यस। और दूसरी चीज कि एप्लीकेशन इतना कॉम्प्लेक्स आज के डेट में बनता है ना गाइस, कि आप अगर चाहोगे ना कि हम किसी भी एप्लीकेशन का अगर 90% भी ऑटोमेशन कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी एप्लीकेशन का 65 to 70% ही ऑटोमेट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। तो अब ऑटोमेशन की जरूरत क्यों है? जब ये सब है तब भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बहुत छाए हुए हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटोमेशन? तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि सपोज करो कि मेरे घर में
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो हैंड पंप लगा हुआ है और टैप कनेक्शन हर जगह है, वॉशरूम में है, किचन में है, ओवरहेड टैंक भी लगा हुआ है। लेकिन पैसे नहीं थे तो मैंने अभी पानी का मोटर नहीं लगवाया, ठीक है। अब मुझे किचन में, वॉशरूम में पानी तो चाहिए टैप वाटर से, तो मैं डेली हैंडपंप से पानी भरता हूँ बकेट में और छत पर जाता हूँ और उसको डालता हूँ, टंकी में भरता हूँ, ठीक है। अब ये करने में मुझे कितना टाइम लगा? डेली 2 से 4 घंटा, 6 घंटा तो लगेगा, प्लस थकूंगा अलग से, राइट। टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम। हो रहा है दोनों चीज। अब मेरे पास पैसे आ गए, मैंने पानी का मोटर लगा दिया, जो काम मैं 4 घंटे में पहले करता था अब आधे घंटे में हो जा रहा है, और मुझे वहां बैठना भी नहीं पड़ रहा है। मोटर का स्विच ऑन किया, 30 मिनट्स के बाद आके बंद कर दिया, मेरा टंकी जो है फुल हो गया। पानी तो मुझे तब भी मिल रहा था, पानी आज भी मिल रहा है, लेकिन बचा क्या? टाइम। यस सर। तो ऑटोमेशन इसीलिए सिर्फ टाइम सेविंग के लिए करते हैं। तो उसमें एक्यूरेसी कितनी रहेगी ऑटोमेशन में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कभी फेल हो जाता है ना, तो सबसे पहले ऑटोमेशन टेस्टर बोलता है यार इसको एक बार मैनुअली टेस्ट करके देखो तो सही में फेल हुआ है क्या। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कभी भी हमारा स्क्रिप्ट फेल होता भी था तो हम पहले उसे मैनुअली टेस्ट करके देखते थे कि यार ये सही चल रहा है, हमारा स्क्रिप्ट ही फेल होगा। सर एक चीज पूछनी है, अगर सर टाइम सेविंग की बात है तो सर मैनुअल टेस्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर कंपनी को लॉस नहीं होता इस तरह से टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से? लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, 1-2 महीने, साल भर का प्रोजेक्ट के लिए, 2 साल के प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेशन नहीं इन्वॉल्व करते। जो प्रोजेक्ट 8-6 साल 7 साल चलने वाला है जी सर। तो ऑटोमेशन को हम इन्वॉल्व करते हैं वहां पे। और मैं आपको बताऊंगा, अभी हम सब डिस्कशन करेंगे कि ऑटोमेशन कहाँ आता है। राइट सर। सर अगर बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होती रहे क्लाइंट की, तो तो भी कम, तो ऑटोमेशन में तो सर बार बार हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, बार बार रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। ये सब इंटरनेट पे जो भी पढ़ा है ना, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। सर यूट्यूब ने सर बहुत डराया है। हाँ, कि इसीलिए कि आप लोग इंटरनेट से पढ़ के सोचते हो कि हमें समझ, भाई क्लाइंट हर चीज के लिए पे कर रहा है, उसे सॉफ्टवेयर चाहिए एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में। वो बार बार अपनी रिक्वायरमेंट क्यों चेंज करेगा? उसे कॉस्टिंग उसकी 100 रुपए का काम उसे 500 रुपए में पड़ेगा, और जो काम उसे 2 महीने में मिलना था वो साल भर के बाद मिलेगा। वो कोई मजाक करवाने के लिए थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा है। नहीं सर, मान लीजिए यूआई में चेंजेस आ रहे हैं तो भी हमें। यूआई में चेंजेस तो बहुत बच्चों वाला चेंज है। अच्छा, तो उससे हमारे मतलब ये टेस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। 5% 7% टाइम आगे इंक्रीज करेगा। अच्छा अच्छा। भाई बिजनेस लॉजिक में आपको क्या लगता है, क्लाइंट का मतलब, क्लाइंट अपने आप में एक क्लाइंट है। क्लाइंट एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनवाता है ना, वो बिजनेस का एक्सपर्ट होता है उसको, एंड दोज आर नोन एज डोमेन एक्सपर्ट। बिजनेस का रूल इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। तो वो आर्किटेक्ट लेवल की बात कर रहे हो आप? नहीं, आर्किटेक्ट तो डेवलपमेंट साइड से होता है, कि जो डिफाइन करता है कि आखिर हम सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाए कि लॉन्ग रन पे भी हमें मैनेज करने में, मेंटेन करने में इजी हो। कंस्ट्रक्शन पार्ट है आर्किटेक्ट। लेकिन बिजनेस का, सॉफ्टवेयर में लेट मी कंप्लीट। बिजनेस का जो लॉजिक है ना, ये डिफाइन करता है डोमेन एक्सपर्ट, कि मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा जो बिजनेस है बेसिकली, अगर मैं बोलूं कि लेट से मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए मैं अपने मन से नहीं बना सकता ना। बैंकिंग एप्लीकेशन मैं जिस कंट्री में अपना ऑपरेशन चलाना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर रन करना चाहता हूँ, वहां का जो गवर्निंग बॉडी होगा बैंक का, उसके अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, राइट। थोड़ा बहुत परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट, कुछ कोई 3% दे रहा है, कोई 5% देगा, कैलकुलेशन पार्ट डिफर हो सकता है, लेकिन लॉजिक
उसके लॉजिक को ओवररूल नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, तो जब भी चलो मैं अभी आज कोई नई एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कुछ ना कुछ, चलो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो पहले आर्किटेक्ट को हम अप्रोच करेंगे कि डोमेन जो है डोमेन एक्सपर्ट को, बंदे का, पहले डोमेन एक्सपर्ट को। तो डोमेन एक्सपर्ट बोलेगा कि इतने घंटे लगेंगे, नहीं नहीं, ये वो होगा, वो होगा। नहीं नहीं, डोमेन एक्सपर्ट चीजों को डिफाइन करेगा कि हमें चाहिए क्या सॉफ्टवेयर के अंदर। सही है। उसके बाद अभी मैं आऊंगा जब एसडीएल से शुरू करूंगा, आज ही मैं सोचा था करने का, एसडीएल से शुरू करूंगा तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी आप कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। ये तो मैं आपको ऐसे समझा रहा था कि समवन आस्क्ड कि क्लाइंट बार बार रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा है, ये गूगल का क्वेश्चन है, क्लाइंट फ्रीक्वेंटली चेंज द रिक्वायरमेंट। भाई वो आलू भाजी खरीदने नहीं निकला है क्लाइंट। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि एक अपने एप्लीकेशन की बात मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा एक है कि एक पेई है, ठीक है, जैसे मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो फ्रॉम अकाउंट मेरा होगा, आपका टू अकाउंट होगा, राइट। तो उसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं, अप्रूव्ड अकाउंट होता है, नॉन अप्रूव्ड अकाउंट होता है। तो एक बिजनेस रूल आया कि कुछ डेवलपमेंट था, उसका हो गया, देन क्लाइंट ने बोला कि यार इसमें ना फ्रॉम अकाउंट अगर अप्रूव्ड है तो वो नॉन अप्रूव्ड टू अकाउंट को भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, करेगा। हमें क्या करना है, एक नया टू अकाउंट बनाएंगे जो नॉन अप्रूव्ड होगा और उस पर ट्रांसफर करके देखेंगे, जो कोड चेंजेस करना होगा कर देंगे, राइट। इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो। 120 मैन आवर का इसमें एस्टिमेट दिया गया, 120 मैन आवर का डेवलपमेंट का। फिर 40 मैन आवर का एस्टिमेट दिया गया कि रीवर्क हो सकता है इसमें, एंड बिलिंग $5,000। $5,000। तो व्हाट यू थिंक, क्लाइंट $5,000 ऐसे ही खर्च कर देगा? अब क्लाइंट भी है तो कोई लाला जी की तो कंपनी है नहीं, वो भी तो कोई कंपनी है, उसमें भी अप्रूवल के लिए जाएगा कि $5,000 क्यों खर्च कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट पहले क्यों नहीं सोचा गया था। सर लेकिन पॉसिबिलिटीज है ना कि रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हैं क्लाइंट? रिक्वायरमेंट चेंजेस करता है क्लाइंट, बिल्कुल करता है। वो सॉफ्टवेयर कोई ऐसा तो है नहीं कि पत्थर की लकीर बनवा दिया, जो एक बार लिख दिया वही हुआ। पर बाद में वही बात आ जाएगी ना, क्योंकि अजाइल मेथोडोलॉजी एट दैट पॉइंट। यस यस। अब रिक्वायरमेंट ऐसा भी चेंज नहीं होगा कि आज फ्लिपकार्ट बना रहे थे, नहीं नहीं अब छोड़ो फ्लिपकार्ट नहीं, अब हेल्थ केयर का एप्लीकेशन बनाएंगे, ये भी रिक्वायरमेंट चेंज ही हुआ, लेकिन ऐसा भी चेंज नहीं होगा। वो आसमान जमीन वाला नहीं रहता चेंज, छोटे यस, मोटे चेंज। छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, बिल्कुल होगा। कुछ फीचर्स चेंज होते हैं बस। अच्छा सर, मान लीजिए फीचर्स बढ़ाने या घटाने होते होंगे किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे व्हाट्सएप आया तो उसके फीचर्स वक्त के साथ चेंज हुए, तो इसको किसने डिसाइड किया होगा कि इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो डेवलपर डिसाइड करेगा या नहीं, डोमेन? डोमेन एक्सपर्ट। मुझे क्या, आपके बिजनेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जो बोलोगे 2+2 22 भी मैं दिखा दूंगा। मुझे आपके बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं टेक्निकल पर्सन। आप बोलो 2+2 4 दिखाना है, मैं 4 दिखाऊंगा। आपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि 22, तो मैं ये भी नहीं पूछने जाऊंगा आपसे कि 22 क्यों दिखा रही हो, तो गलत है। मैं बोलूंगा आपने लिख के दिया, सही दिया होगा आपने। टोटली डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट। टोटली डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट। सर इन शॉर्ट यू नीड वी बिल्ड। सॉरी, इन शॉर्ट यू नीड वी बिल्ड। यस। Why I should bother some others business for some others business? आपका जो बिजनेस आप रन करो वैसे। ओके, चलो, विल सी टुमारो।
मेरे को एक क्वेश्चन था। आज मैंने पहली बार ये क्लास ज्वाइन किया, तो मैंने कितने क्लास मिस किए? एक क्लास। तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग के कुछ रिकॉर्डिंग है। आपको अभी मैं ग्रुप पे फिर से पिंग कर दूंगा, सबको जो अभी नए भी ज्वाइन हुए होंगे उन सबको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग।